नमस्कार, हम भारत के लोग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज हम आपका ध्यान खींचना चाहेंगे दिल्ली के कथित 900 करोड़ के घोटाले की ओर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं उसके पहले कुछ मनोहारी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली में बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे की है। जब ये बन जाएगा तो लाखों करोड़ों यात्रियों का सफर आसान होगा, उनके आने जाने का समय घटेगा, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर भी कुछ हद तक लगाम लगेगी। करीब 6 महीने पहले सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेसवे का मुआयना किया था और इसे देखकर वो इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने ये भी कहा कि ये इतना सुंदर स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है कि लोग इसे 100 साल तक नहीं भूल पाएंगे। अब इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में इतने संगीन आरोप लग रहे हैं कि यह सबकी नजरों में आ गया है और कई साल तक जहन में भी अब रह सकता है। द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जमीन के अधिग्रहण को लेकर घोटाले के बड़े आरोप लगे हैं। आरोप भी करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले के हैं और इन आरोपों के घेरे में, या कह लीजिए उनके केंद्र में है दिल्ली में तैनात सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट यानी दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार साहब। तो इस घोटाले की कहानी को आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नरेश कुमार कौन है वो आपको बता देते हैं। ध्यान से देखिएगा। दिल्ली के मुख्य सचिव है नरेश कुमार। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। AGMUT यानी अरुणाचल गोवा केंद्र शासित प्रदेश काडर के वो अधिकारी हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव भी रहे हैं। अप्रैल 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव बने थे और इसी महीने के अंत में यानी 30 नवंबर को नरेश कुमार साहब का रिटायरमेंट होना है। यानी करीब 36 साल का करियर है नरेश कुमार का। और अब दिल्ली के सियासी गलियारों में यह चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही है कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, यानी नवंबर के बाद भी उनको कुछ और अरसे के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है। पर ऐसा क्या है? आखिर क्यों दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपने ही मुख्य सचिव नरेश कुमार को क्यों हटाना चाहती है? अब आपको कथित 900 करोड़ के घोटाले के बारे में बता देता हूं। दरअसल पिछले दिनों ही सीएम अरविंद केजरीवाल को शिकायत मिली कि द्वारका एक्सप्रेसवे की जमीन अधिग्रहण में घोटाला हुआ है और इसमें कथित तौर पर मुख्य सचिव के परिवार की भूमिका है, यानी मुख्य सचिव नरेश कुमार के परिजनों पर इस पर इल्जाम आ रहा है। तब केजरीवाल ने इस मामले की जांच दिल्ली की विजिलेंस मंत्री आतिशी को सौंप दी और अब उन्होंने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट में गंभीर आरोप मुख्य सचिव पर लगा दिए हैं। क्या है ये आरोप? पहले इसको समझिए। 2018 में द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जमीन का मुआवजा करीब 42 करोड़ रुपए तय किया गया था। 2018 में 42 करोड़ रुपए। 5 साल बाद यानी 2023 में मुआवजे की रकम 9 गुना बढ़कर 353 करोड़ कर दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर विजिलेंस मंत्री आतिशी ने इस मामले की जांच की। आखिरकार इतना बड़ा फासला कैसे हो गया? प्राथमिक जांच रिपोर्ट में पाया गया कि जमीन मालिकों और मुख्य सचिव के ऐसे संबंध हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यानी जिनको मुआवजा मिला, जिस कंपनी ने जमीन खरीदी, उनके सीधे संबंध मुख्य सचिव के साथ थे। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का बेटा करण चौहान जमीन मालिक के दामाद की कंपनी में काम करता है, यानी जिस जमीन मालिक को वो रकम मिल रही है 350 करोड़, उस कंपनी में नरेश कुमार का बेटा करण चौहान काम करता है। जमीन अधिग्रहण से जमीन मालिकों को 897 करोड़ रुपए मुनाफे का अनुमान है, विंडफॉल गेन जिसको कहते हैं। यह इल्जाम लगाया गया इस रिपोर्ट में। क्या कहना है दिल्ली की विजिलेंस मंत्री आतिशी का? आइए पहले वो सुनते हैं। जो रिपोर्ट है, जो बमनोली में लैंड एक्विजिशन हुआ है उसमें 850 करोड़ से ज़्यादा का इन्हांस्ड कॉम्पेंसेशन देने का उसमें इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस रखती है। इसीलिए जैसे ही ये मैटर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सामने आया तो उन्होंने तुरंत ही उस पर इंक्वायरी ऑर्डर करी है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट भी सबमिट करी गई है। उसके आधार पर जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उस पर ज़रूर एक्शन होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
और इस घोटाले के सामने आने के बाद सियासी पार्टियों ने या तो बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया दी या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन इस मामले से जुड़े अफसर जरूर सामने आए। नरेश कुमार के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दिल्ली के बड़े ब्यूरोक्रेट रेवेन्यू सेक्रेटरी अश्विनी कुमार ने चीफ सेक्रेटरी का बचाव किया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और कहा कि उन पर लगाए गए जो इल्जाम है वो बेबुनियाद है। इस पूरे मसले पर बात करेंगे शरद शर्मा से, मेरे सहयोगी, जो इस पूरी खबर को कवर भी कर रहे हैं और एक एक चीज़ पर बड़ी तफसील से उनके पास जानकारी है। लेकिन शरद के पहले पास चले उसके पहले आपको बताते हैं कि विजिलेंस विभाग ने जो रिपोर्ट पहले सीएम को सौंपी और फिर सीएम केजरीवाल ने इसी को सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड किया है ताकि चीफ सेक्रेटरी पर एक्शन लिया जाए। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि तुरंत चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को हटा दिया जाए। ये रिपोर्ट क्या है जो आज सौंपी गई है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 670 पन्नों की प्राथमिक जांच रिपोर्ट है। मुख्य सचिव नरेश कुमार की तत्कालीन डीएम और जमीन मालिकों के साथ मिली भगत का आरोप इसमें है। विजिलेंस की जांच के बाद तबादला और फिर निलंबन उस वक्त के डीएम का हुआ, यानी मुख्य सचिव पर कार्रवाई नहीं हुई, डीएम पर कार्रवाई भले हो गई। सीएम केजरीवाल को मिली शिकायत में मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर का नाम सामने आया। विजिलेंस रिपोर्ट में इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। जो मालिक है कथुरिया बंधु, उनको 897 करोड़ के मुनाफे का अनुमान है, जैसा कि इस विजिलेंस की रिपोर्ट में कहा गया है। विजिलेंस रिपोर्ट में 353 करोड़ के मुनाफे का अनुमान पहले लगा था। मुख्य सचिव की भूमिका संदिग्ध है। इस रिपोर्ट में के मुताबिक 2018 में मुआवजे की कीमत तय हुई। फरवरी 2019 जून 2022 तक 3 अलग अलग डीएम ने इसको नहीं बदला। नरेश कुमार जब मुख्य सचिव बने उनके 40 दिनों के भीतर हेमंत कुमार डीएम बनाए गए। हेमंत कुमार ने साल भर में मुआवजा 22 गुना बढ़ा दिया, यानी जो 40-50 करोड़ था वो 350 करोड़ तक लेके चले गए। एनएचएआई के अधिकारियों ने गडकरी के सामने मुद्दा उठाने के बाद डीएम की विजिलेंस जांच हुई। एनएचएआई विजिलेंस जांच से 6 हफ्ते पहले ही अदालत पहुंच चुकी है, यानी मामला पहले ही अदालत में चल रहा है एनएचएआई की याचिका पर। कथुरिया ग्रुप के 2015 में 7% सर्कल रेट पर जमीन लेने की विजिलेंस जांच नहीं हुई है। लगता है ये इस रिपोर्ट में कहा गया कि 93% नकद भुगतान हुआ होगा। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी होनी चाहिए। इस मामले की ईडी को भी जांच करनी चाहिए। मुख्य सचिव को तुरंत पद से हटाया जाए। मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट को सीबीआई के पास भेजा जाए ताकि जांच हो सके। जांच लंबित रखने के लिए नरेश कुमार और अश्विनी कुमार को निलंबित किया जाए। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाकर आज मुख्यमंत्री ने एलजी को सौंपी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद जुड़ रहे हैं। शरद के पास चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, शरद 2 चीज जानना चाहेंगे। नरेश कुमार साहब जो कि 15 दिन के बाद रिटायर होने वाले हैं, उन पर बहुत संगीन इल्जाम लगा दिए दिल्ली सरकार ने, और 1-2 नहीं 900 करोड़ के आसपास का ये घोटाला सामने बताया जा रहा है। ऐसी क्या परेशानी है नरेश कुमार से? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। बाकी हम आरोप प्रत्यारोप सोच लेते हैं कि आरोप लग रहे हैं, इनका कोई आधार हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन 2 चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है इस मामले में। ये आरोप है नरेश कुमार के ऊपर कि जो लैंड ओनर हैं, यानी जमीन के मालिक जो हैं, जिनकी जमीन यहाँ पर अधिग्रहित की जा रही थी, सरकार खरीद रही थी, एनएचएआई खरीद रही थी, तो उनके जो दामाद हैं उनकी कंपनी में मुख्य सचिव का बेटा काम करता है। ये शुरुआती आरोप लगे थे, लेकिन तब से लेकर अब तक इन आरोपों को खारिज नहीं किया है। ना ही मुख्य सचिव ने खुद खारिज किया और ना ही जो डिविजनल कमिश्नर सामने आए उन्होंने खारिज किया, बल्कि उन्होंने ये कहा डिविजनल कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डायरेक्ट उस व्यक्ति की कंपनी में काम नहीं करता है मुख्य सचिव का बेटा जिससे जमीन खरीदी जा रही है। बाकी उनके और जानने वाले हो सकते हैं, ऐसा तो और भी हो सकता है। हम लोग समाज में रहते हैं तो सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये उन्होंने इसमें डिफेंस दिया, यानी कि आरोपों को जो कथित संबंध की बात थी अभी तक खारिज नहीं किया गया। दूसरा, ये जो मामला खुला ये किसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में नहीं खुला, बल्कि खुला तब जब मई के महीने में जैसा कि आपने बताया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारका एक्सप्रेसवे की क्या प्रगति हो रही है उसका दौरा कर रहे थे, और वहां पर एनएचएआई के अधिकारियों ने शिकायत की कि अगर इतना मुआवजा हम देंगे, क्योंकि ये जो मुआवजा बढ़ाया डीएम ने ये एनएचएआई को ही देना था, तो उन्होंने ये शिकायत की अगर हम इतना मुआवजा देंगे तो फिर हम सड़क कैसे बनाएंगे। तो वहां से ये बात खुली और फिर ये सवाल उठता है
कि अगर जो जमीन 42 करोड़ रुपए जिसका मुआवजा तय हो रहा है, उसकी कई गुना कीमत क्या डीएम अपने से ही बढ़ा सकता था? 1-2 करोड़, 4-5 करोड़, 10-20 करोड़ एक अलग बात होती है, लेकिन 42 करोड़ जिसकी रकम तय हुई हो कि आपको मुआवजा मिलेगा, उसकी करीब 353 करोड़ रुपए तक कीमत पहुंच जाए, तो ये इसमें शक है कि कुछ जरूर हो सकता है। अब वो क्या है ये जांच के बाद ही पता लगेगा। शरद, ये भी बताना जरूरी है कि देखिए बड़े क्विकली आपसे जानना चाहूंगा। हैं। पहली चीज तो ये कि नरेश कुमार साहब का रिटायरमेंट तय हो गया है। यह हलचल चल रही थी कि उनको एक्सटेंशन मिल सकता है। ये खबर भी हमने देखी जो कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर भी है, वेबसाइट्स पर भी है, कि नरेश कुमार साहब ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लिकर स्कैम की जांच को आगे बढ़ाया। तो क्या आम आदमी पार्टी के भी संबंध नरेश कुमार के साथ कड़वे हैं, खटास है, इसीलिए आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि इनका करियर आगे बढ़े? क्या ये भी एक वजह हो सकती है? देखिए वो तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। केवल शराब वाला मामला नहीं है, बल्कि जितने भी पिछले दिनों मामले सामने आए हैं उसमें मुख्य सचिव नरेश कुमार का रोल जरूर रहा है, क्योंकि जो भी शिकायत आती है एलजी मुख्य सचिव को फॉरवर्ड करते हैं और फिर मुख्य सचिव जांच करके उपराज्यपाल को वापस भेजते हैं और लगभग सभी मामलों में वो बताते हैं कि हाँ जांच की जरूरत है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी तो चाहेगी नहीं कि मुख्य सचिव आगे कंटिन्यू करें। लेकिन यह भी बताना जरूरी है कि ये जो अभी हम स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं ये आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आई है, यानी कि उनके आरोप से खड़ी नहीं हुई है। सबसे पहले नितिन गडकरी के सामने मामला खुला और उसके बाद अभी ये कोर्ट में भी जा चुकी है, विजिलेंस की जांच भी हो चुकी है और अभी हाल ही में एक न्यूज पोर्टल ने इस पर स्टोरी की थी और उसमें जब नरेश कुमार के संबंधों का आरोप लगाया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगाया, तब यह स्टोरी जो है फिर से चर्चा में आई है। मामला संगीन है। उनका बेटा वहाँ काम करता है, 40 करोड़ की ज़मीन की कीमत में 350-400 करोड़ हो जाती है, 850-900 करोड़ के विंडफॉल गेन की बात हो रही है। क्या जो नरेश कुमार ने सो कॉल्ड अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो तमाम काम किए जो आम आदमी पार्टी को परेशानी में डालते हैं, क्या उनके खिलाफ जांच होगी सीबीआई ईडी जैसा कि रिकमेंड किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से? देखिए फिलहाल तो ये बहुत मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम राजनीति देखें तो राजनीति तो इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देती है कि नरेश कुमार की इस मामले में जांच हो। लेकिन नजरें इसी बात पर लगी हुई हैं कि क्या नरेश कुमार जो कि 30 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, क्या उनको एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर एक्सटेंशन उनको नहीं मिलता है तो यही मान लिया जाएगा कि ये एक तरह से जांच ही हो गई है, इस वजह से ही जो है उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है। और अगर एक्सटेंशन दे दिया जाता है तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि ये माना जा रहा है कि इसमें कुछ, इस मामले में कुछ नहीं दिख रहा है या कुछ मामले में कोई कुछ शरद नहीं चाहता। आप रहिए, क्योंकि मैं दिल्ली की एक खबर पर बना हुआ हूं, आपका उस पर भी मुझे इनपुट चाहिए होगा। दिल्ली में इन दिनों जहरीली हवा छाई थी जब दिवाली का त्यौहार आया था। अब जब छठ का त्यौहार आ रहा है तो पानी जहरीला हो गया है, यमुना फिर झाग उगल रही है। अगर गुस्से या नाराजगी में ऐसा कर रही है तो वो जायज भी है, क्योंकि ये झाग इंसानों की फैक्ट्रियों से निकले जहरीले तत्व हैं जो हमारी स्वच्छ निर्मल पवित्र नदियों को दूषित कर रहे हैं। इन्हें साफ करने के नाम पर पैसा भी पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन इन नदियों में पानी की जगह झाग और गंदगी ही नजर आती है। हर साल का यही रोना है। लोग छठ पूजा मनाने जाते हैं तो मजबूरन इसी पानी में अपनी पूजा अर्चना करते हैं, अर्घ्य देते हैं और प्रार्थनाएं स्वीकार होती होंगी या नहीं, लेकिन हवा और पानी को साफ करने की प्रार्थना तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होती। जो लोग नियमों को लागू करने और नदियों को साफ करने के जिम्मेदार हैं, वो बस हर साल एक दूसरे पर इल्जाम धर के साफ बच निकलते हैं। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वहाँ पे जो फूड ग्रेड केमिकल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, उनका छिड़काव हो रहा है। छिड़काव शुरू हो गया है। कई सारी नावों में, 10 नावों में छिड़काव करने वाली टीम्स ने अपना काम कल रात से ही शुरू कर दिया है। आने वाले 2 दिन में वो फोम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी आग्रह करूंगी कि जो ये सारा फोम आता है ये यूपी इरिगेशन के बराज से, वहाँ पर कालिंदी कुंज से आता है। तो अभी तो छठ के समय हम ज़रूर उसका अरेंजमेंट करेंगे कि दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, लेकिन मेरा यूपी की इरिगेशन से भी, यूपी की सरकार से भी आग्रह है कि वो अपना प्रदूषित पानी दिल्ली ना भेजें। जिस कालिंदी कुंज के वो झाग अमोनिया फास्फोरस के कारण लगा है, उससे चिंतित भी हूं।
क्योंकि वो जो भी जाएगा किनारे उसको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इसमें कलिंदी कुंज के झाग के बाद पूरी यमुना जी को छठ के लिए बैन कर देना, मैं इसको थोड़ा सा अत्याचार मानता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद बने हुए हैं। शरद, 2 दिन की बात और है, छठ में मनाने के लिए सब लोग दिल्ली के यमुना में जाएंगे, जो लोग पूजा करते हैं, जो छठ मैया का व्रत रखते हैं। क्या कुछ हो पाएगा? 2 दिन में परिस्थितियां साफ हो पाएंगी? देखिए, होने को तो हो ही रहा है कि एक केमिकल छिड़का जा रहा है जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यानी जो गंगा जी को साफ करने के लिए पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, क्योंकि यमुना जी जो है वो असल में गंगा जी की ही सहायक नदी है। तो उनको साफ करने के लिए, वो फॉर्म हटाने के लिए केमिकल वगैरह उसमें प्रेस्क्राइब किया हुआ है। वो जो सरकारी एजेंसी है, दिल्ली सरकार की एजेंसी है, वो छिड़क रही हैं। लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। ये कहना होगा कि जब तक सभी सरकारें मिलकर ये ठान नहीं लेती कि हमें साफ करना है, तब तक अब जो पिछले साल की जैसे तस्वीर थी, जैसे हम वायु प्रदूषण की हर साल की बात करते हैं, बिल्कुल वही यमुना के अंदर जल प्रदूषण की बात है। हर साल वही रहता है और थोड़ा बहुत फॉर्म बदल भी जाए, लेकिन पानी की क्वालिटी तो लगभग वही रहने वाली है। जो पिछले साल थी उससे पिछले साल थी और वही इस साल है, वही लगभग अगले साल अगर यही रहा तो अगले साल भी हम ऐसी ही तस्वीर देखेंगे। बिल्कुल, दिल्ली का पानी खराब, दिल्ली की हवा खराब, और ये ऐसा लग रहा है शरद जैसे मैं आज से 5 साल 6 साल पहले जब एंकरिंग करता था वही बुलेटिन दोबारा देख रहा हूँ। वही परिस्थिति बनी हुई है इतने सालों से। ये सब बोलते बोलते कहते कहते करते करते छठी मैया तेरी यमुना मैली की स्थिति आपने देखी। शरद, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात होगी वीडियो ऑफ द डे की। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। और अब वीडियो ऑफ द डे। छठ पर्व बनाने के लिए बहुत से लोग अपने घर बिहार की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं, लेकिन जुगाड़ इस भीड़ में भी अपना कोना और अपना झूला तलाश कर ही लेता है। इन तस्वीरों को देखिए, किसी यात्री ने इसको शूट किया है। ट्रेनें किस हद तक खचाखच बिहार की तरफ जाने वाली भरी हुई हैं, और देखिए ये झूला जो बैठने की जगह नहीं है, पर जुगाड़ से चद्दर लपेट के 2 बर्थ के बीच में उन्होंने अपने बैठने और लेटने का इंतज़ाम कर लिया है। पर ये तस्वीरें देखकर परेशानी भी होती है कि हमारी ट्रेन आज भी इतनी नहीं है कि इतने लोगों को एक साथ कई जगहों पर ले जा सके। अभी भी ट्रेनों की किल्लत इन तस्वीरों को देखकर समझ में आती है। तो हम भारत के लोग में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ।